फ्रेंड्स नमस्कार, मैं शिव घोटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एग्री मिशन कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे जो कृषि की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो एग्रीकल्चर के, चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो, जेट हो, बीएचयू, आईसीआर, यहाँ तक कि भारत की कोई भी कृषि प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इसके लिए जो सीरीज़ है वो महत्वपूर्ण रहेगी। एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ है। इसके अलावा जो आपकी यदि कोई एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्वेरी रहती है तो आप हमारे को इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 9667108770 पे। तो साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपको बताना है सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, स्थापना इसकी कब हुई। आपको स्थापना बतानी है। ऑप्शन आपके पास है 1993, 1962, 1965, 1955। देखिए जो सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च की स्थापना है 1962 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास जोधपुर, टोंक, जयपुर, बीकानेर। तो आप सभी को पता होगा अविकानगर टोंक में केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। अविकानगर टोंक करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। आपको बताना है कि एनडीआरआई कहाँ पर है। ऑप्शन आपके पास हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका क्या होगा, करनाल हरियाणा में। यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, करनाल हरियाणा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई। आपको बताना है कि एनडीआरआई की स्थापना वो कब हुई। ऑप्शन आपके पास 1995, 1955, 1975, 1965। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1955। 1955 में करनाल हरियाणा में इसकी स्थापना है, वो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना है वो हुई थी। इससे पहले ये कहाँ था, बेंगलोर में 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में ये शिफ्ट हो गया था करनाल हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उरमूल डेयरी स्थित है। आपके पास ऑप्शन है बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर। उरमूल डेयरी आपको बताना है कहाँ पर है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बीकानेर। उरमूल डेयरी है वो कहाँ पर है, बीकानेर में। उरमूल डेयरी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, उत्तरी राजस्थान यूनियन मिल्क लिमिटेड। और हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी डेयरी, गंगमूल डेयरी। जयपुर में सरस डेयरी है। जोधपुर के अंदर वरमूल डेयरी है, यानी वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊंट के पेट में निम्न में से कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। आपको बताना है कि ऊंट के पेट में कौन सा भाग है जो अनुपस्थित होना है। यानी अमाशय वो 4 भागों में बटा होता है, रूमिनेंट्स का और नॉन रूमिनेंट्स का कितने भागों में बटा होता है, सूडो रूमिनेंट का कितने भागों में बटा होगा। आपने अमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण है वो पढ़ा होगा। तो ऊंट का जो पेट है वो उसमें कौन सा भाग अनुपस्थित होता है वो ये बताना है। तो ऑप्शन आपके पास ओमेजम, एबोमेजम, रूमेन, रेटिकुलम। देखिए ऊंट के पेट के अंदर जो होता है ओमेजम है वो अनुपस्थित होता है। करेक्ट आंसर होगा ओमेजम। ऊंट के पेट में ओमेजम अनुपस्थित होता है, बाकी तीनों भाग है वो उपस्थित रहते हैं। इसीलिए इसको सूडो रूमिनेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जो ओमेजम होता है उसे ट्रू स्टमक कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जुगाली करने वाले यानी रोमंथी रूमिनेंट्स होते हैं, यानी जुगाली करने वाले पशुओं को रोमंथी या रूमिनेंट्स कहा जाता है। पशुओं के पेट का सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा होता है। आपके पास ऑप्शन है रेटिकुलम, ओमेजम, रूमेन, एबोमेजम। तो आपको सबसे बड़ा भाग बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा रूमेन। सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग ये कुल जो अमाशय है वो ये पेट का है, कह सकते हैं अपने 80% भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एरोमंथी नॉन रूमिनेंट्स पशुओं के पेट में निम्न में से कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। तो आपको बताना है कि जो एरोमंथी पशु है उनके पेट में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। ऑप्शन आपके पास रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, उपरोक्त सभी। तो इनके पेट के अंदर जो ये तीनों ऊपर वाले हैं वो भाग अनुपस्थित होते हैं, यानी रूमेन, रेटिकुलम और ओमेजम। सिर्फ केवल और केवल कौन सा एबोमेजम है वो उपस्थित होता है नॉन रूमिनेंट्स के अंदर, यानी जो जुगाली नहीं करते हैं उन पशुओं के पेट में। क्वेश्चन नंबर 9 है, पशु के अमाशय के किस भाग को हार्डवेयर कहा जाता है।
ऑप्शन आपके पास एबोमेजम, ओमेजम, रेटिकुलम और एबोमेजम। देखिए ऑप्शन एबोमेजम आपको 2 बार यहाँ पर आ गया है, तो आपको बताना है किस भाग को हार्डवेयर कहा जाता है। जो कौन सा भाग है वो हार्डवेयर होता है, और हार्डवेयर इसको क्यों कहा जाता है। देखिए रेटिकुलम को हार्डवेयर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, जो पशु कील है, नुकीली चीज़ है वो निकल जाता है, तो यहाँ आकर क्या हो जाती है, फंस जाती है, और ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। तो अमाशय का जो भाग हार्डवेयर है वो रेटिकुलम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी। ऑप्शन आपके पास रानीवाड़ा डेयरी, ऑप्शन बी है पद्मा डेयरी, बरमूल डेयरी, गंगमूल डेयरी। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी है वो है आपकी पद्मा डेयरी अजमेर, पद्मा डेयरी अजमेर। इसके अलावा राजस्थान की बात करें डेयरी की, तो राजस्थान की प्रथम डेयरी कह सकते हैं पद्मा डेयरी अजमेर है। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी की बात करें तो वो आपकी रहती है रानीवाड़ा डेयरी, जो जालोर के अंदर रहती है। बरमूल डेयरी आपको पता है जोधपुर की। गंगमूल डेयरी है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में रहती है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 11, गाय, भैंस, भेड़ तथा बकरी का संबंध किस परिवार से है। तो आपको इसकी फैमिली बताना है कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी की जो फैमिली होती है वो कौन सी रहती है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बोविडी। इनकी जो फैमिली रहती है वो बोविडी रहती है। देखिए फैसिनिडी जो रहती है फैमिली वो आपकी रहती है बिल्ली की। इसके साथ में जो कैनिडी फैमिली होती है वो कुत्ते की रहती है, और कैमिलिडी है वो ऊंट और लामा की इनकी फैमिली है वो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, गाय के बच्चा देने की क्रिया कहलाती है, यानी गाय में जो ब्याने की क्रिया या बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है वो बताना आपको। ऑप्शन आपके पास किडिंग, लैम्बिंग, काविंग, फॉलिंग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, इसे काविंग कहा जाता है। देखिए बच्चे को काव कहते हैं तो ब्याने की क्रिया काविंग कहलाती है। किडिंग है वो किस में कहा जाता है, देखिए बकरी के बच्चे को किड कहते हैं तो बकरी की जो ब्याने की क्रिया है वो किडिंग कहलाती है। लैम्ब है वो किसके थे, भेड़ के बच्चे को लैम्ब कहा जाता है तो उसको ब्याने की या बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, लैम्बिंग कहलाती है। फूल होता है वो घोड़ी के बच्चे को फूल कहते हैं, और फोलिंग इसके ब्याने की क्रिया, घोड़ी के ब्याने की क्रिया फोलिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद ऑर्डर कब लागू हुआ, यानी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर है वो कब लागू हुआ। ऑप्शन आपके पास 2005, 1992, 1955, 2014। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, 1992 के अंदर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद ऑर्डर लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन आपके पास 1997, 1979, 1957, 1952। तो राजस्थान में पशुपालन विभाग की जो स्थापना है वो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर है 1957। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन योजना की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन है 15 अगस्त 2012, 15 अगस्त 2020, 26 जनवरी 2012, 26 जनवरी 2020। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 अगस्त 2012 मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना की शुरुआत है वो 15 अगस्त 2012 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, NBAGR के अनुसार गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। आपको बताना है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स है जो करनाल हरियाणा में स्थित है, इसके अनुसार जो गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो कितनी हैं। ऑप्शन आपके पास 50, 44, 28 और 34। तो गाय की जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं NBAGR के अनुसार वो है 50। करेक्ट आंसर होगा आपका 50। 44 नस्लें हैं वो बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें रहती है। फिर बात करें 44 नस्लें वो भेड़ की मान्यता प्राप्त है, 34 नस्लें वो बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, गाय की गर्भकाल की अवधि होती है, यानी गाय का जो गर्भकाल है वो कितने दिन का होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास 307 दिन, 391 दिन, 281 दिन, 341 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 281 दिन, ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और जो भैंस की होती है वो 307 दिन होती है। इसके अलावा जो 391 दिन है वो ऊँटनी की गर्भकाल अवधि होती है, और 341 दिन है वो घोड़ी की गर्भकाल अवधि है वो रहती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। जो भारतीय भैंस है उसमें आपको गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। ऑप्शन आपके पास 50, 48, 60 और 54।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी 50 गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं भारतीय भैंस में। फिर अपने बात करें विदेशी भैंस में या दलदली भैंस के अंदर वो 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा अपने बात करें 60 गुणसूत्रों की, तो गाय के अंदर और बकरी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 60, भेड़ के अंदर गुणसूत्र रहते हैं 54, और ये 48 गुणसूत्र है वो आपके रहते हैं विदेशी या जो दलदली भैंस, भारतीय या जलीय भैंस के अंदर या नदीय भैंस के अंदर 50 गुणसूत्र रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय गाय में यौनारंभ प्यूबर्टी की आयु मानी जाती है। ऑप्शन आपके पास 18 माह है, ऑप्शन बी भी आपके पास 18 माह है। तो यहाँ आपको ऑप्शन 18 माह नहीं मानना है, या ऑप्शन आपको मानना है 24 माह। दूसरा ऑप्शन आपके पास 24 माह है, तो ऑप्शन ए है 18 माह, ऑप्शन बी है 24 माह है, ऑप्शन सी है 30 माह है, ऑप्शन डी है 12 माह। तो जो भारतीय गाय में प्यूबर्टी यानी यौवना प्रारंभ की आयु मानी जाती है वो मानी जाती है 24 माह है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 माह है। फिर देखिए 18 माह है वो किस में मानी जाती है, 18 माह है जो संकर गाय होती है, क्रॉस ब्रीड होती है, उसके अंदर 18 माह मानी जाती है। भारतीय गाय की 24 माह मानी जाती है और 12 या 13 माह के आसपास मानी जाती है विदेशी गाय के अंदर, और भैंस में यौवना प्रारंभ की आयु है वो 30 माह मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, गाय, भैंस तथा बकरी में मध्य चक्कर की अवधि होती है। आपको बताना है कि मध्य चक्कर की अवधि कितनी होती है गाय, भैंस तथा बकरी में। ऑप्शन है 21 दिन, 17 दिन, 10 दिन और 14 दिन। देखिए गाय, भैंस तथा बकरी में मध्य चक्कर की अवधि है वो रहती है 21 दिन की रहती है, 21 दिन की। करेक्ट आंसर होगा ए, 21 दिन। 17 दिन या के आसपास रहती है आपकी भेड़ में मध्य चक्कर की अवधि। फिर नेक्स्ट बात करें कि 10 दिन में की अवधि है वो ऊँटनी के अंदर जो मध्य चक्कर की अवधि है वो 10 दिन रहती है। 14 दिन की बात करें, 14 दिन की जो मध्य चक्कर की अवधि है वो आप सूअर के अंदर, फीमेल के अंदर जो रहती है वो मध्य चक्कर की अवधि रहती है। तो आज के हमारे ये क्वेश्चन थे इस सीरीज़ के। एक एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एनालिसिस करके आपको और अच्छी तरीके से सोल्व करवाए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।